हमारे सीनियर मेहता साहब के विवाह की रजत जयंती है और पार्टी में ऑफिस के अनेक साथी आमंत्रित हैं। विवाह अथवा विवाह संबंधी किसी भी अवसर में शामिल होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मन की इच्छा अनिच्छा एक और बात है और व्यवहारिकता निभाना दूसरी। फिर मेरा परम मित्र पारिक मुझे ऐसे कहाँ छोड़ने वाला था, जिसने मुझ जैसे बेवकूफ को दुनियादारी सिखाने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। उपहार भी उसी ने दिलवा दिया और संग भी ले गया। दफ्तर के सहकर्मियों के अलावा मेहता दंपति के सगे संबंधी और अन्य मित्रगण थे। तरह तरह के पकवानों और पेय पदार्थों से मेजें सजी हुई थी। कुछ लोग मिलने मिलाने के इरादे से जाते हैं ऐसे मौकों पर, तो कुछ बढ़िया भोजन के निमित्त। मेरी इन दोनों में ही रुचि नहीं थी। मेरा बस चलता तो उपहार पकड़ाकर चुपचाप खिसक लेता। कहीं भी नहीं लगता आजकल मेरा मन। शरीर, घर, दफ्तर के सारे कर्तव्य निभाता चलता है, पर मन तो जैसे काष्ठ हो गया है। एक अजब उचार सी वीरानगी समा गई है मन के भीतर। मैं एक किनारे खड़ा झुंझलाया सा पारिक दंपति के लौट जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे वसुधा दिखाई दी। एक बार तो मुझे लगा कि यह मेरा कोरा वहम है। मुझे तो हर जगह और हर समय वसुधा ही दिखाई देती है, पर फिर भी अपना संशय दूर करने के लिए मैं उधर ही चल पड़ा। वह अपनी किसी परिचिता से बातें करने में मशगूल थी। आज वह संपूर्ण युवती लग रही थी। किशोरावस्था में वह मेरी अभिन्न मित्र थी, लेकिन आज कहीं बहुत पीछे छूट चुकी है। अवसर के अनुकूल उसने हल्के काम वाली साड़ी पहनी हुई थी, थोड़ा सा श्रृंगार भी किया था। कितनी बदल सी गई थी वह, पर अभी भी कुछ था जो उसे अतीत से जोड़ता था। वह सम्मोहक मुस्कुराहट, आंखों में वही स्नेहिल विश्वसनीय भाव। बहुत कुछ बदलकर भी तो वह मेरी वसुधा ही थी। कुछ देर मैं उसे थोड़ी दूर से देखता रहा, फिर उसके पास जाकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसने नजर उठाकर देखा और पहचानते ही अचकचा गई। अब तो संदेह की कोई गुंजाइश भी नहीं बची थी। एक बार तो जी चाहा उसका हाथ कसकर अपनी मुट्ठियों में पकड़ लूं, पर बुद्धि ने अपना क्रोध याद दिलाया, उसकी बेवफाई याद दिलाई। अब वह किसी की पत्नी है, मेरा कोई हक नहीं बचा था उस पर। हालचाल भी क्या पूछता, अच्छी भली तो लग रही थी। असमंजस की स्थिति में कुछ पल खड़ा रहा और फिर चलने को हुआ तो वह मेरा इरादा भांप कर बोली, क्या मैं कल थोड़ी देर के लिए तुमसे मिल सकती हूँ? मेरी प्रतिक्रिया पढ़ने के लिए उसने एक आशा भरी निगाह मुझ पर डाली, पर मैंने मिलने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। तटस्थ ही रहा और अपना कार्ड पकड़ाकर लौट आया, बिना एक भी शब्द उसे कहे। रात को नींद कहाँ से आती? ना चाहते हुए भी विगत बार बार स्वयं को दोहराता रहा। आज करीब 15 साल के बाद देखा था वसुधा को, जिसमें से पहले 5 साल तो उम्मीदों से भरपूर ही बीते थे और फिर उम्मीदें बिखर गईं तो शेष अवसाद और हताशा में डूबे बीते। सुनहरे भविष्य के ख्वाब बुनना जिंदगी का एक हसीन हिस्सा होता है, और मैंने तो कोई ऐसा ख्वाब भी नहीं देखा था जिसके कि पूरे होने की कोई संभावना न होती। पर शायद सपनों की नियति ही है टूटकर बिखर जाना। सब सपने यदि पूरे हो जाते तो वे स्वप्न ही क्यों कहलाते? 10 वर्ष पहले की वह रेल यात्रा आज भी ताजा है मेरी स्मृति में। गाड़ी की एक सुर आवाज, हिचकोले लेती चाल, लोगों की आवाजाही, आज भी आंख बंद करके मैं सब कुछ देख सुन सकता हूँ। अपनी शिक्षा पूरी कर ढेर सी उमंगे मन में लिए मैं जमशेदपुर लौट रहा था। अपना जन्म स्थान सभी के लिए प्रिय होता है। मेरा जन्म स्थान तो सुंदर भी था, खुली चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी और हरियाली से भरपूर। एक आदर्श शहर के मॉडल सा छोटा सा आधुनिक शहर। बस एक ही मुश्किल थी, उच्च शिक्षा की कमी। स्कूली शिक्षा पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए हमें अपना शहर छोड़ना पड़ता था। पर असल बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। क्यों मैं इस कदर बेकरार हो रहा था जल्द से जल्द जमशेदपुर पहुंचने के लिए। वहीं तो वसुधा रहती थी, जिसके कारण मेरा मन गाड़ी पहुंचने से पहले ही वहां के अनेक चक्कर लगा आया था। निर्भर तो मेरा शरीर था गाड़ी के गंतव्य तक पहुंचने के लिए। उन्मुक्त मन को न दूरी बांध सकती है न देरी। हर बार एक नई कल्पना के साथ उड़ान भरता वह। जिस तरह मैं उतावला हो रहा हूँ वसुधा से मिलने के लिए, उसी तरह वह भी तो मेरा इंतजार करती होगी।
और मुझे यूं अचानक सामने पा उसके आंसू ही निकल आएंगे मारी खुशी के। कभी देखता कि वह घर पर नहीं है और मैं उसके ही घर बैठा उसके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। कुर्सी पर बैठा मैं उसकी माँ से गप्पे लड़ा रहा हूँ, बीते 5 वर्ष का हालचाल बांट रहा हूँ। कभी कल्पना करता कि उसे सामने पा स्वयं को रोक नहीं पाया हूँ और उसके दोनों कंधों को पकड़ देर तक उसे निहारता खड़ा रह गया हूँ। अंतिम बात सोच मैं खुद ही सकपका गया। अनजाने में भले ही कभी मेरा हाथ उसे छू गया हो, अन्यथा जानबूझकर उसे छूने का कभी प्रयास भी नहीं किया। सह शिक्षा होने के बावजूद स्कूल का कड़ा अनुशासन और हमारे घरों के संस्कार, माहौल भी आज की तरह खुला नहीं था तब। मुंबई में रहकर मैं कुछ बोल्ड हो गया था, या फिर आत्मविश्वासी, या शायद दोनों ही बातें सही थीं। वसुधा से मैं एक क्लास आगे था, पर हम 4 छात्रों का एक ग्रुप था जो एक ही दिशा में घर होने के कारण संग ही आते जाते थे। वसुधा से मेरी दोस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मेरे पिता के असमय निधन के बाद परिवार में मैं और माँ ही रह गए थे, पर अब वसुधा भी उसका हिस्सा बनती जा रही थी। जाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा गया था, पर अनकहा बहुत कुछ था। भविष्य की अनेक योजनाएं बनाया करते थे हम, और इन सब में माँ की मौन स्वीकृति भी शामिल थी। वसुधा के माता पिता भी अनभिज्ञ नहीं थे हमारे रिश्ते से, और मुझे उनका भरपूर स्नेह प्राप्त था। बस मेरे अपने पैरों पर खड़े होने का इंतजार था सबको। मुझे मुंबई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया था। माँ अकेली जमशेदपुर रहकर क्या करती, अतः वह भी मेरे संग आ गई और हम मुंबई में कमरा लेकर रहने लगे। वसुधा के पिता कार मैकेनिक थे। अपने वर्कशॉप से उन्हें इतनी आमदनी हो जाती थी कि 3 जन का उनका परिवार सम्मान पूर्वक जिंदगी बसर कर सके। मुंबई में रहते हुए प्रथम 2-2.5 वर्ष तो वसुधा से नियमित पत्र व्यवहार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके पत्रों का सिलसिला धीमा पड़ने लगा। आते भी तो जल्दबाजी में लिखी चंद पंक्तियां ही होती, जिनमें 1-2 बार उसके पिता के अस्वस्थ रहने का जिक्र भी था, पर मेरे पूछने पर उसने उत्तर में सब ठीक है ही लिखा था। मेरी शिक्षा पूरी हुई और जल्द ही नौकरी मिलने की संभावना थी। यह सोचकर कि वसुधा अपने माता पिता से बहुत दूर नहीं जाना चाहेगी, मैंने भारत के उत्तरीय प्रांतों की नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भरे। अब समय आ गया था कि वसुधा को पाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो सांझ घिर आई थी। मकान तो वही था, पर द्वार किसी अपरिचित ने खोला और बताया कि वह पिछले 1 साल से वहां रह रहे हैं। पुराने मालिकों का नया पता नहीं था उनके पास। अधिकांश मित्र भी तितर बितर हो चुके थे, पर उनके परिवार वहीं थे। उन्हीं में से एक से पता चला कि वसुधा एवं उसके माता पिता जमशेदपुर छोड़ गए हैं, और सुना है वसुधा का विवाह भी हो गया है। मुझे लगा मानो पूरा शहर ही मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। यह बात भी तो गले से नहीं उतर रही थी कि वसुधा के माता पिता ने जबरदस्ती ही उसका विवाह अनियंत्रित कर दिया हो। वहां रुकने का कोई कारण शेष नहीं बचा था। पराया ही हो गया था मेरा अपना शहर मेरे लिए। मैं मुंबई लौट आया। 1-2 जगह नौकरी के बाद कलकत्ता की एक बड़ी फर्म में मुझे नौकरी मिल गई और मैं माँ के साथ ही यहीं बस गया। नदी के प्रवाह की मानिंद ही होती है काल की गति। समय भी जब आगे बढ़ता है तो बहुत कुछ चाहा अनचाहा अपने किनारों पर छोड़ता चलता है। ठीक नदी की ही तरह जिंदगी की त्रासदी तब होती है जब अपना कोई बहुत प्रिय, बहुत निजी किनारे पर छूट जाता है, पर जिंदगी तो आगे बढ़ना ही होता है, पीड़ा और टीस मन में समेटे। भीड़ में भी एकाकी होने का श्राप ढोते हुए, पर एक फर्क है दोनों में। नदी मुड़ती है, राह बदलती है तो शनै शनै, जबकि जीवन में एक पल, एक ही घटना किसी ऐसे मोड़ पर ला पटकती है कि सब कुछ बेमानी हो जाता है। बहुत कोशिश की मैंने वसुधा को भुलाने की, अपने समूचे अतीत को दिलो दिमाग से मिटाने की, पर कुछ बालहट ही होता है ऐसे पलों का, यादों में डटे रहने का। तभी तो आज उसे देख घाव फिर टीसने लगा था। दूसरे दिन सुबह ही वसुधा का फोन आया और वह लंच के समय दफ्तर आ गई। हो सकता है उसने सोचा हो कि वह मुझे कहीं बुलाए तो मैं जाऊं या ना जाऊं। बहरहाल वह मेरे सामने थी और हम कैंटीन के शोर शराबे में न बैठ बाहर पार्क की ओर निकल गए।
मेरे भीतर वसुधा के प्रति क्रोध से अधिक निराशा का ही भाव रहा है और मैं जरूर यह बात समझ चुकी थी। यह भी जानती थी कि शब्दों के इस्तेमाल में मैं थोड़ा कृपण हूँ। अतः कुछ देर की खामोशी सहन कर उसने स्वयं ही बात छेड़ी। कारण भी नहीं पूछोगे, बस यूं ही नाराज बैठे रहोगे मुझसे? अब क्या फर्क पड़ता है, बस इतना ही कह पाया मैं। तुम्हें ना पड़े पर मुझे तो पड़ता ही है। तुमने तो यह मान लिया कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। कुछ पूछते तभी जान पाते कि मुझे स्वयं से कितना संघर्ष करना पड़ा था निर्णय लेते समय। वसुधा बीते वर्षों का ब्यौरा देने लगी। वह बताती रही, मैं सुनता रहा। तुम्हें मैंने एक बार लिखा था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। शुरू में तो मामूली बीमारी समझ इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब टेस्ट कराए गए तो डॉक्टरों ने बीमारी का नाम SLE बताया, जो पापा की किडनी पर असर कर रही थी। यूं भी देर से पकड़ में आती है यह बीमारी। फिर अधिकांश तौर पर स्त्रियों को ही होने के कारण डॉक्टरों का ध्यान पहले इस ओर गया ही नहीं। जब पक्का हो गया कि SLE बीमारी ही है तो डॉक्टर ने फौरन कलकत्ता ले जाने को कहा। तुम्हें ये सब नहीं लिखा ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और तुम एकचित्त होकर अपनी पढ़ाई कर सको। जमशेदपुर में ही एक बार जब मैं पापा को लेकर अस्पताल गई थी तो वहां मनीष से मुलाकात हुई। याद होगा तुम्हें मनीष? तुमसे 2 क्लास सीनियर था। एक ही स्कूल में पढ़े होने के कारण कुछ जान पहचान तो थी हमारे बीच। मुझे परेशान देख वह कारण पूछने लगा। उसने हमारी बहुत सहायता की। पापा को अस्पताल लाने ले जाने, दवा का इंतजाम इत्यादि सारी जिम्मेदारी उसने ले ली। वर्कशॉप का काम भी देखने लगा ताकि रुपए पैसे के कारण इलाज ना रुके। और जब पापा को कलकत्ता ले आई तो सप्ताहांत में कलकत्ता का चक्कर भी लगा जाता। अपनी तरफ से माँ और मैं भी पूरा प्रयत्न कर रहे थे। मनीष भाग दौड़ से सारे काम निपटा जाता और सलाह मशवरा भी हो जाता। जब लगा कि पापा को अभी लंबे समय तक डॉक्टरों की निगरानी में कलकत्ता ही रहना पड़ेगा और उसके बाद भी वह वर्कशॉप का काम नहीं संभाल पाएंगे, तो उनके कहने पर मनीष ने वर्कशॉप का काम समेट पूंजी ऐसे व्यापार में लगा दी कि नियमित आमदनी होती रही। बिजली के उपकरणों का खानदानी कारोबार था मनीष और उसके 2 भाइयों का। उसी की एक ब्रांच उसने यहाँ कलकत्ता में ही खोल ली और यूं उसकी भागदौड़ भी कुछ कम हो गई। उन तनाव भरे दिनों में मनीष का संबल तो रहा ही, मानसिक सहारा भी बहुत मिला। पापा तो अपनी हर जरूरत के लिए उस पर निर्भर रहने लगे थे। माँ भी अपनी हर उलझन उससे बांटकर सलाह मशविरा करती। हर रोज आने जाने से वह घर के सदस्य सा ही बन गया था। और ऐसे ही एक दिन उसने पापा से मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। नहीं, मुझ पर दबाव किसी ने नहीं डाला था। मनीष, ना जानता हो तुम्हारे बारे में, मम्मी पापा तो जानते ही थे। अतः उन्होंने निर्णय पूरी तरह मुझ पर ही छोड़ दिया। मनीष ने सहायता किसी पूर्व योजना के तहत की थी। यह सोचना भी निराधार है। दूसरों की सहायता करना उसका स्वभाव ही है। किसी को भी संकट में देख वह पूरी सहायता करता है आज भी। दरअसल वह इन दिनों भी अपने छोटे भाई के साथ उसके किसी निजी काम से गया हुआ है। ऐसे ही जब उसने हमें परेशानी में देख सहायता का हाथ बढ़ाया था तो बीच मझधार में नहीं छोड़ पाया था। यदि उसने दबाव डाला होता, अपने उपकारों का सिला मांगा होता, तो मेरे लिए मना करना आसान होता। पर उसने तो मात्र अपनी चाहत जताई थी, इच्छा जाहिर की थी बस। वह एक प्रार्थी की तरह खड़ा था, जबकि मैं ही उसके उपकारों तले दबी थी। हमारे ही कारण वह अपना परिवार छोड़ यहाँ अकेला रह रहा था। मैं उसकी अच्छाइयों के आगे विवश हो गई थी सरू। हाँ करने के अलावा किसी तरह उसके उपकारों का सिला नहीं चुका सकती थी मैं। वसुधा अपनी बात पूरी करके जा चुकी है। मैं उसे स्वयं ऑटो में बिठाकर विदा कराया हूँ और लौटकर पार्क की उसी बेंच पर बैठा हूँ। ना तो दफ्तर लौटने का मन है और ना ही घर जाने का। इस बेंच पर उसके बैठे होने का एहसास अभी बाकी है। मैं इस एहसास को अभी कुछ देर और जी लेना चाहता हूँ। यह एहसास फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे, ये जानता हूँ मैं। जीवन में चाहा हुआ सब मिल जाए, ऐसा किसके साथ हुआ है? मैं नीतिवादी नहीं, पर सत्य को स्वीकारना आता है मुझे। वसुधा पर जो थोड़ा सा रोष बाकी था वह समाप्त हो चुका है।
दैहिक स्तर से अलग था हमारा रिश्ता और ऐसे ही रहेगा। जिस शिद्दत से मैंने पहले उसे चाहा था वैसे ही आगे भी चाहता रहूंगा। पाबंदियां तो शारीरिक प्रेम पर ही हो सकती हैं, मन से जुड़ा रिश्ता कौन तोड़ सकता है? कौन सा समाज मर्यादित कर सकता है? पर भविष्य में कभी उससे मिलूंगा नहीं, यह भी निश्चित है। इसलिए ना तो मैंने उसके घर का पता पूछा और ना ही फोन नंबर लिया। सरू मेरा असली नाम नहीं है, वसुधा ही सरू कहकर छेड़ा करती थी मुझे, मेरे लंबे कद के कारण, और फिर यही प्यार का संबोधन बन गया था मेरे लिए। आज उसके मुख से मेरे असली नाम की बजाय फिर सरू ही निकला था। उसके मन की अतल गहराइयों में आज भी मेरा वास है कहीं, यही संतोष बहुत है मेरे लिए। रही बात मेरी, तो क्या सिर्फ स्त्री ही एकनिष्ठ हो सकती है? गोपियों ने एक बात कही थी उद्धव से, उदो मन नाही 10-20, एक हूं तो 100 गयो श्याम संग। यही चिरंतन सत्य है, कम से कम मेरे लिए तो अवश्य ही। किसी और को पत्नी बनाकर मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। एक याद है जो स्थायी रूप से मेरे संग है और उसी के साथ जीवन गुजारने की ठानी है मैंने। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।